वर्ल्ड वॉर टू को पहला प्रश्न अगर आपको आना चाहिए कि क्या है, व्हाट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल अबाउट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो इसको भी बहुत सारे हिस्टोरियन ग्रेट वॉर कहते हैं। इट वॉज फॉट बिटवीन 1939 टू 1944-45 तक आप इंक्लूड कर सकते हो इसको। एंड इट वॉज फॉट बिटवीन द टू ग्रुप्स सिमिलरली लाइक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ट्रिपल अलायंस थे, यहाँ पे एक्सिस पावर हुआ करते थे। कौन कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान। और इनका एक्सिस बन गया था जिसको कहा जाता है रोम, बर्लिन एंड टोक्यो एक्सिस। दूसरी साइड के ऊपर हुआ करते थे ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस और उसके बाद रशिया भी इनके अंदर ज्वाइन करता है। रशिया इनिशियली जर्मनी के साइड में था क्योंकि सोवियत और नाजी की पैक्ट हो गई थी। ओके, मार्च समवेयर अराउंड अगस्त 1939 के अंदर, और वो पैक्ट बेसिकली हिटलर तोड़ देता है और उसके बाद ही आपका यहाँ पे जो जर्मन फोर्सेस थे उसके अगेंस्ट में रशियंस चले जाएंगे। इसके अंदर भी बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड डैमेज हुआ है। मोर देन 2 करोड़ पीपल का बोलते हैं 4 करोड़ से भी ज़्यादा मारे गए हैं। सो आप आंकड़ा सोच सकते हो कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा होगा। सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का चालू होने के पीछे का कारण क्या था? अब जनरली इसको इमीडिएट रीज़न कहते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ उसके पीछे का इमीडिएट रीज़न क्या था? बोले द किलिंग्स एट साराजेवो। साराजेवो के अंदर जो मर्डर होता है किसका? आर्कड्यूक फर्डिनांड का। उसी तरह से यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है जो ऑन 1 सितंबर 1939 जब जर्मनी पोलैंड को अटैक करेगा। सो व्हेन पोलैंड वाज अटैक्ड बाय जर्मनी, तो पोलिश आर्मी को पोलैंड को उनको डिफेंड करने के लिए फाइनली ब्रिटेन और फ्रांस यहाँ पे इंटरवीन करेंगे। अब मुद्दा ये आएगा फिर से कि ये पोलैंड को हिटलर यहाँ पे बोलता है कि डेंजिग पोर्ट इज अवर्स। अब याद करिएगा डेंजिग पोर्ट। डेंजिग पोर्ट हमने कहाँ पढ़ा था? वी स्टडीड डेंजिग पोर्ट इन 1919 ट्रीटी ऑफ वर्साई। बोले वर्साई की संधि जो हुई थी उसमें डेंजिग पोर्ट बताया था। ओके, तो जर्मन आर्मी अटैक्स पोलैंड और उसके बाद से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। व्हेन इट स्टार्ट्स के अंतर्गत इसके अगर पीछे अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फंडामेंटल रीजन जानने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे कारण उभर के आते हैं। जैसे एक कारण था ट्रीटी ऑफ वर्साई, जो मैं आपको पहले की स्लाइड्स के अंदर, पहले के टॉपिक के अंदर पढ़ा चुका हूँ। इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड दिस, बेटर वॉच दैट स्लाइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आने का। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी पढ़िएगा तो ही आपको ट्रीटी ऑफ वर्साई समझेगा, और ट्रीटी ऑफ वर्साई को समझ लिया तो ही आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर समझेगा। क्योंकि एक हिस्टोरियंस ने बताया है कि द सीड्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर सोन इन द ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो वर्साई की संधि के अंदर दूसरे विश्व युद्ध के बीच रोपे गए थे, उसके पीछे आप थोड़ा बहुत इसको क्रिटिकली एनालाइज करिएगा। दूसरा कारण बोला गया है वो है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। और लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था, उसके पीछे जो कंसेप्ट था वो था कलेक्टिव सिक्योरिटी। बोले यहाँ पे पीस मेंटेन रहेगा, बैलेंस ऑफ पावर रहेगा, बट एक ही झटके में ये सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है इसके द्वारा, हिटलर के द्वारा। सो ये जो लीग ऑफ नेशन है, इसको जो इंटेंशन से बनाया गया था वो नहीं बनता है। वो क्यों नहीं बनता है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। थर्ड और सबसे फंडामेंटल रीज़न जिसको मैंने आपको हिटलर के दौरान थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था वो था पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। और ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कौन करता था? ब्रिटेन और फ्रांस। ये दोनों के दोनों बेसिकली ऐसा क्या कारण हुआ था कि यहाँ पे अपीजमेंट पॉलिसी को फोकस कर रहे थे? वाई दे वर फेवरिंग हिटलर, और हिटलर जो इतनी सारी चीज़ें तोड़ रहा था ट्रीटी की, उसको क्यों फेवर किए जा रहे? ऐसा क्या उनका हिडन इंटेंशन था कि ये नहीं चाहते थे कि हिटलर यहाँ पे युद्ध डिक्लेयर कर दे कहीं ना कहीं? एंड एज अ रिजल्ट दे स्टार्टेड अपीजिंग, तुष्टीकरण की नीति ब्रिटेन और फ्रांस की। इसके साथ साथ यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक और रीज़न आएगा आपका साम्राज्यवाद, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी था। यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक और रीज़न आएगा नेशनलिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म। और ये एक्सट्रीमिज्म बेसिकली फांसी और नाजी स्टेट हुआ करते थे इटली और जर्मनी के, वो दोनों के दोनों सबसे ज़्यादा इसको फैलाया करते थे। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द फासिस्ट एंड द नासिस्ट प्रोपेगेंडा। हमने पीछे देख लिया है किस तरह से। और इसके साथ साथ जब ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म बढ़ जाता है
तो यहाँ पे रोम, बर्लिन और टोक्यो की एक्सिस बनती है, और ये रोम, बर्लिन एंड टोक्यो की एक्सिस भी अल्टीमेटली वॉर के पीछे जिम्मेदार है। सो इमीडिएट रीजन अगर आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूछा गया है तो वो क्या था? हिटलर्स अटैक ऑन पोलैंड, तब यहाँ पे शुरू हो जाता है। बट पीछे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड कब से बन रहा था? 1919 ऑनवर्ड्स, और वो 1919 ऑनवर्ड कब से? जून 1919 ऑनवर्ड्स, और वहाँ से लेके फाइनली 1 सितंबर 1939 तक ये युद्ध चलता रहा, और दिस गॉट कंक्लूडेड इनटू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पहला कारण चला जाता है हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर। ट्रीटी ऑफ वर्साई मैंने आपको बताया कि वॉज इट जस्ट? नो। वॉज इट फेयर? नो। वॉज इट रीजनेबल? नो। तो जर्मनी के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ था। क्यों? क्योंकि जर्मनी को बोला गया था आप ऑस्ट्रिया के साथ यूनियन नहीं कर सकते। जर्मनी को बोला गया था कि आपको 6600 मिलियन पाउंड्स आपको वॉर गिल्ट क्लॉज देना है। जर्मनी की बाहर की टेरिटरीज थी वो ब्रिटेन और फ्रांस ने छीन ली थी। जर्मनी की खुद की नेशनल टेरिटरी हुआ करती थी, वो भी ब्रिटेन और फ्रांस ने ले ली थी। जर्मनी का एक बहुत ही प्यारा एरिया था राइनलैंड, जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में आता था, वो भी हमने देख लिया ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर, उसको छीन लिया गया है। जर्मन मिलिट्री स्ट्रेंथ था, वो भी अल्टीमेटली यहाँ से ले लिया जाता है। और फाइनली यू विल सी दैट जर्मनी वॉज मेड टू क्रिपल इकोनॉमिकली, मिलिट्री, पॉलिटिकली, ओके, टेरिटोरियली, एंड एज अ रिजल्ट जर्मनी के अंदर सॉलिड गुस्सा था। और यही गुस्से का ट्रीटी ऑफ वर्साई की जो गुस्सा था उसका फायदा किसने उठाया है? उसका सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया है तो वो था हिटलर। सो इट वॉज हिटलर who through his policy of extreme nationalism and the Nazi policy, यहाँ पे नाजिज्म की जो विचारधारा थी उसके आधार के ऊपर जर्मनी के ऊपर पावर कैप्चर करेगा और एक एक करके ट्रीटी ऑफ वर्साई के प्रोविजंस तोड़ देगा। इसके लिए अगर आपको देखना हो तो हिटलर वाला वीडियो ज़रूर देखेगा कि किस तरह से हिटलर और पावर के अंदर आता है, और तो ही आपको ट्रीटी ऑफ वर्साई समझाएगा। ओके, सो ट्रीटी ऑफ वर्साई के बारे में मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से ये जो वर्साई की ट्रीटी थी यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीछे जिम्मेदार रहती है। ओके, तो हिटलर, हेल हिटलर, यहाँ पे हाथ ऊपर लेकर आने की बात करता था। तो क्या था? रेज योर हैंड इफ़ यू एवर बीन पर्सनली विक्टिमाइज्ड बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो इस तरह से जर्मनी के लोगों को इमोशनली उसने कनेक्ट कर दिया था, और इमोशंस के आधार के ऊपर ये ट्रीटी ऑफ वर्साई के प्रोविजंस को तोड़ता रहा, और फाइनली जब पोलैंड को अटैक करता है, जो ट्रीटी ऑफ वर्साई के थ्रू ही इंडिपेंडेंट हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका चालू हो जाएगा। ओके, सो यू गॉट द फर्स्ट रीजन बिहाइंड द वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो था ट्रीटी ऑफ वर्साई। अब दूसरे रीजन के ऊपर चले जाते हैं, वो है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। मैंने आपको ट्रीटी ऑफ वर्साई का जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको समझाया कि ट्रीटी ऑफ वर्साई क्यों साइन किया गया था। ट्रीटी ऑफ वर्साई बेसिकली पीस के लिए साइन किया गया, और ये पीस बेसिकली कहीं ना कहीं से इन्होंने डिसाइड किया था कि ये जो बैलेंस ऑफ पावर टूट गया है यूरोप के अंदर, वो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करेगा। अब होगा ये कि व्हेन दिस पीस एग्रीमेंट वाज साइंड, और ये जो बैलेंस ऑफ पावर जो टूटा गया है उसको फिर से बनाने की कोशिश की गई थी। सेकेंडरी वुडरो विल्सन के यहाँ पे 14 पॉइंट्स का एक फॉर्मूला भी था, और ये 14 पॉइंट्स के फॉर्मूला के थ्रू वुडरो विल्सन बताया करते थे कि कुछ भी हो जाए हमको वर्ल्ड पीस मेंटेन रखना है। और वर्ल्ड पीस के लिए फाइनली यहाँ पे ये जो जून 1919 में ये जो लीग ऑफ नेशंस नाम की जो संस्था बनाई गई थी वो फेल हो जाती है, और वो फेल हो गई क्योंकि उसको बनाया गया था पीस के लिए। वो यहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी के आधार के ऊपर यहाँ पे शांति बनाए रखने में कोशिश करेगी, बट एक एक करके लीग ऑफ नेशंस के जितने भी मेंबर्स थे या उसके जो भी प्रोविजन से कोई भी ध्यान नहीं रखता। अब मुद्दा ये आता है कि क्यों लीग ऑफ नेशन फेल हो गई। अब समझिएगा एक चीज़ को कि व्हाई डिड द लीग ऑफ नेशन फेल्ड। सबसे पहला रीज़न आपको जानकारी मिलती है कि लीग ऑफ नेशन जिसका विचार था, अमेरिका के प्रेसिडेंट जिन्होंने सबसे इनिशियल टाइम के अंदर वर्ल्ड पीस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का जब वॉर टाइम के अंदर अपना एक सुझाव दिया था, तो अमेरिका इसको ज्वाइन ही नहीं करता है। क्यों ज्वाइन नहीं करता है? क्योंकि अमेरिका के खुद के जो पर्सनल इंटरेस्ट थे, और अमेरिका को लगता था कि मेरे आइडियल्स के आधार के ऊपर ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के साथ ट्रीटी नहीं की है, और इसके लिए अमेरिका यहाँ ज्वाइन नहीं करता है। दूसरा आपको जानकारी मिलेगा कि जर्मनी को बोला जाता है कि यू आर ऑन द लूजिंग साइड, आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे। जर्मनी के मेंबर थे ऑस्ट्रिया, उसको भी बोल दिया जाता है भाई तू भी नहीं ज्वाइन करेगा, तू भी इसके साथ था। इसके साथ साथ यूएसएसआर उस टाइम के अंदर कम्युनिस्ट स्टेट बन चुका था,
और ये जितने भी स्टेट्स ब्रिटिश और फ्रांस और जो भी थे वो नहीं चाहते थे कि एक कम्युनिस्ट स्टेट यहाँ पे लीग ऑफ नेशन का मेंबर बने, तो उसको भी मेंबर नहीं बनाया जाता है। रशिया तो यहाँ पे विनिंग साइड के ऊपर था, बट उसको भी यहाँ पे रशिया को भी मेंबर नहीं बनाया जाता है। इंडिया को मेंबर बना दिया था। बोले इंडिया को क्यों मेंबर बनाया था? तो ब्रिटेन और फ्रांस बोलते थे कि देखो हमारी टेरिटरी है, तो अब इंडिया का क्या लेना देना भाई, इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव लीग ऑफ नेशन के अंदर बैठा होगा तो आपको लगता है कि यहाँ पे उसको कोई बोल पाएगा, उसको राइट देने कुछ अधिकार ही नहीं था उसको। सो यू विल सी कि लीग ऑफ नेशन के जितने भी फाउंडिंग फादर्स थे उनमें से फाउंडिंग मेंबर्स ने इसके अंदर ज्वाइन ही नहीं किया। सो अल्टीमेटली इट वॉज नोन एज नो मैन्स चाइल्ड, बोले किसी का नहीं है सिवाय के ब्रिटेन और फ्रांस का। सो इनिशियली रशिया एंड जर्मनी वर नॉट मेड द मेंबर्स। रशिया और जर्मनी को लेटर ऑन 1930s के अंदर 1925 के बाद यहाँ पे मेंबर बनाया जाता है, और इसके कारण लीग ऑफ नेशन ऑलरेडी उसका जो फाउंडेशन था वो फाउंडेशन बहुत ही वीक हुआ था, क्योंकि फाउंडेशन जब वीक होगा तो आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी कमज़ोर होगा, और स्ट्रक्चर कमज़ोर होगा तो कोई ना कोई पत्थर मारेगा तो बिल्डिंग गिर जाएगा। उसी तरह से लीग ऑफ नेशन भी गिर जाता है। लीग ऑफ नेशंस बेसिकली सैंक्शंस लगाता था। अगर किसी ने रूल वूल ब्रेक कर दिया तो ये सैंक्शंस को इम्पोज कराने के लिए उसके पास सेना नहीं थी। आज की तारीख में आपके पास यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, और ये सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली अपना वीटो पावर भी यूज़ करता है, और ये वीटो पावर के आधार के ऊपर भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोक देता है, बहुत सारे कंट्रीज़ को, क्योंकि जितने भी P5 मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है। बट लीग ऑफ नेशन के पास वो भी नहीं। आज की तारीख में यूएन के पास पीस कीपिंग फोर्स भी है कि जो अपनी शांति सेना भी भेज देगा, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, बट एट दैट टाइम दी लीग ऑफ नेशंस डिड नॉट हैड इट्स ओन आर्मी। उसका खुद का बैकअप ही नहीं था, उसका खुद का स्ट्रक्चर भी नहीं था, और ये कंडीशन के अंदर अगर वो वर्ल्ड पीस बनाने की कोशिश करता है और कोई पीस तोड़ने की भी कोशिश करेगा तो लीग ऑफ नेशन उसको रोक पाएगा? नहीं बॉस, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि लीग ऑफ नेशन उसको रोक पाए, क्योंकि लीग ऑफ नेशन के अंदर आधे से ज़्यादा कंट्रीज ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके पास में कोई पावर नहीं, और अल्टीमेटली लीग ऑफ नेशन के जो फाउंडिंग मेंबर्स हुआ करते थे वो भी इसके अंदर नहीं ज्वाइन करते हैं। तो ये कंडीशन के अंदर में आपको जानकारी मिलती है कि लीग ऑफ नेशन के सैंक्शन नहीं चलते, जर्मनी रशिया उसके मेंबर नहीं बनाए जाते, और 1929 के बाद जो पूरा का पूरा ग्रेट डिप्रेशन आया, वो ग्रेट डिप्रेशन के बाद बहुत सारे कंट्रीज फिर से पावर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि डिप्रेशन के कारण उनकी इकोनॉमी टूट गई थी। जब इकोनॉमी टूटती है, इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, तो इंसान क्या करता है? इंसान सोचता है कि भाई कोई और नया एरिया कहीं से कुछ जुगाड़ करके मैं पैसे कमाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस खुद की कंट्री के अंदर आया, तो राजा या जो भी शासक होगा और द पर्सन हु इज रूलिंग ओवर दैट कंट्री, तो व्हाट ही विल ट्राई टू डू, he'll try to capture more territories and land, and as a result यहाँ पे बहुत सारे लोग एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट में जा रहे थे। इसी के चक्कर में लीग ऑफ नेशंस भी यहाँ पे जो एक फंक्शनल बॉडी के तौर के ऊपर बोला जाए वो नहीं कर सकता। अब देखिएगा कि लीग ऑफ नेशन का इनिशियल मेंबर हुआ करता था जापान। जापान नाम के छोटे से आइलैंड कंट्री, इतू सा कंट्री, यहाँ पे मंचूरिया नाम की जो चाइना की टेरिटरी है, मंचूरियन करके एक डिश भी आता है, उसके साथ मत जोड़िएगा, बट मंचूरिया नाम की जो टेरिटरी है चाइना की, नॉर्दर्न चाइना को, उसको इन्वेड कर देता है और जापान लीग छोड़ देता है। कोई भी लीग का मेंबर ये नहीं बोल पाता कि भाई तू गलत कर रहा है कि तू सही कर रहा है। ओके, सो यू विल सी कि जापान ने इतना बड़ा स्टेप लिया, नो वन स्टॉप जापान। अगर आज की तारीख में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परव्यू के बाहर जाके कोई कंट्री इन्वेड करेगा तो तुरंत ही यहाँ पे उसके खिलाफ वॉर डिक्लेयर हो जाती है, बट लीग ऑफ नेशन वो नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ 1935 में इटली जो लीग ऑफ नेशन का सभ्य हुआ करता था, उसका जो लीडर था मुसोलिनी बेसिकली इथोपिया को इन्वेड कर देता है, और इथोपिया जो नॉर्दर्न अफ्रीका के एक देश है, और जब उसको इन्वेड करता है तो ब्रिटेन और फ्रांस ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, बोले कोई बात नहीं इटली भाई तुम गलत कर रहे हो, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, बट उसको ज़्यादा रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। यू विल ऑल्सो सी दैट ब्रिटेन एंड फ्रांस डिड नथिंग टू स्टॉप दिस वॉर, और इसके लिए इनको चाहिए था कि भाई ये युद्ध ना हो, इसके लिए इन्होंने कुछ बोला नहीं। और जब लीग ऑफ नेशन यहाँ पे कंटिन्यूसली जापान को इग्नोर किया, मुसोलिनी को इग्नोर किया, ब्रिटेन और फ्रांस चाहते थे कि भाई युद्ध ना हो, इसके लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला, तो ये सब चीज़ों के कारण हिटलर की हिम्मत फूल गई। बोले हाँ अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ब्रिटेन और फ्रांस कुछ बोलेंगे नहीं। अल्टीमेटली ये लीग ऑफ नेशन के अंदर दो ही मेन मेंबर स्टेट बचे थे, वो था ब्रिटेन और फ्रांस। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटेन और फ्रांस ही अल्टीमेटली इसके करता हरता बचे, और ये भी बहुत छाने थे, इन्होंने भी लीग ऑफ नेशन का भरपूर फायदा उठाया। इन्होंने क्या किया,
इन्होंने लीग ऑफ नेशंस के थ्रू अपने आप को और पावरफुल बनाने की कोशिश की। जैसे जर्मनी था, तो जर्मनी था या ऑटोमन एम्पायर था, उनकी जो भी टेरिटरीज थी वो टेरिटरीज इन्होंने डायरेक्ट कैप्चर में नहीं की। जैसे जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टेरिटरीज उसके हाथ से चली गई, अफ्रीकन टेरिटरीज एशिया के अंदर थोड़ी बहुत थी, या ऑटोमन एम्पायर की जो टर्की के अंदर साम्राज्य हुआ करता था कैलिफ का, सुल्तान का, उसको बंद कर दिया उनको, और उसके बाद इन्होंने उसकी जितनी भी टेरिटरीज थी वो सब लीग ऑफ नेशन को दे दी। अब ये लीग ऑफ नेशन ने यहाँ पे एक मैंडेट निकाला, और ये मैंडेट इसने बताया कि ब्रिटेन और फ्रांस को ये सब टेरिटरीज के ऊपर पॉलिटिकल राइट्स दिया जाता है। अब देखिएगा कि डायरेक्ट पकड़ा होता तो सब लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या किया, ब्रिटेन और फ्रांस ने डायरेक्टली कैप्चर कर दिया। ब्रिटेन फ्रांस ने क्या बताया, देखो भाई हमने कैप्चर नहीं किया है, हमको तो मैंडेट मिला है भाई साहब। तो ये मैंडेट के कारण ही यहाँ पे बहल मच गया है, क्योंकि जर्मन टेरिटरीज गई, अफ्रीकन टेरिटरीज गई। यही मैंडेट के कारण आपको जानकारी मिलती है कि जो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट सीरिया हुआ करता था, जो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट इराक हुआ करता था, और सीरिया के अंदर पर्टिकुलरली ये जो मैंडेट सिस्टम था, वो मैंडेट सिस्टम के थ्रू यहाँ पे फ्रांस ने अपने आप को कैप्चर किया। उसके बाद साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट किया, और सीरिया के अंदर एक शिया माइनॉरिटी को अल्टीमेटली पावर कैप्चर करके उसको दे दिया जाता है सुन्नी मेजोरिटी कंट्री के अंदर। और सीरिया बीइंग सुन्नी मेजोरिटी, शिया माइनॉरिटी रूल कर रहा है। बशर अल असद का फादर 2000 में पावर ट्रांजिशन होता है, बशर अल असद यहाँ पे अल्टीमेटली पावर कैप्चर करेगा, और 2011 में उसके सामने अरब स्प्रिंग के अंदर बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, पावर छोड़ता नहीं है। 2011 से लेकर 2016 तक अभी तक सीरिया के अंदर सिविल वॉर हो रहा है, और वो सिविल वॉर के पीछे कहीं ना कहीं आपको ये साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट जो है, ये साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट भी इसके पीछे इतना ही जिम्मेदार है। और अल्टीमेटली ये साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट के बाद फ्रांस का जो कंट्रोल सीरिया के ऊपर रहा वही जिम्मेदार है, क्योंकि फ्रांस ने एक माइनॉरिटी वाले इंसान को मेजॉरिटी कंट्री के अंदर शासक बना के डिक्टेटर के रूप में बसा के गया था। तो ऑल दिस थिंग्स वर रिस्पॉन्सिबल। सो डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन कि किस तरह से आज की तारीख में जो अरब वॉर हो रहा है, कहीं अरब स्प्रिंग के कारण जो क्राइसिस है मिडल ईस्ट के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं ये जो सीरियन गवर्नमेंट को जो सपोर्ट इनिशियल दिया गया था वो फ्रांस के द्वारा 1960s के अंदर जब ट्रांजिशन हो रहा था पावर का, तब वहाँ से होता है। ओके, सो यू विल सी कि यू विल फाइंड अ कॉमन थीम अंडर द इन्वेजन। सबसे पहले जापान ने मंचूरिया को इन्वेड किया, कुछ नहीं बोला गया। उसके बाद यहाँ पे इटली ने इथोपिया, अबिसिनिया करके जो कंट्री है उसको इन्वेड किया, कुछ नहीं बोला गया। लेटर ऑन 1938 के अंदर हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया को इन्वेड कर दिया। सबसे पहले क्या किया था, सुडेटनलैंड नाम का प्रोविंस को इन्वेड किया, उसके बाद कुछ नहीं बोला। ऊपर से सुडेटनलैंड के वक्त तो यहाँ पे ब्रिटेन ने यहाँ पे इंटरवीन करके एक पैक्ट भी करा दिया जिसका नाम था म्यूनिक पैक्ट। बोले म्यूनिक का समझौता, बोले कुछ भी नहीं होगा, हम लोग युद्ध नहीं चाहते। तो मुद्दा वही था कि लीग ऑफ नेशन अल्टीमेटली ब्रिटेन और फ्रांस का दोनों का एक है ना वो घरगथ्थू कंपनी बन के रह गया था, इसके सिवा और कुछ नहीं था। ओके, और ये फेल हो जाता है क्यों, क्योंकि ये रोक नहीं पाता, इसका खुद का स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट था, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के कारण ही लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। खैर, तो आपको समझ में आ रहा है कि लीग ऑफ नेशन किस तरह से फेल होता है। सो पहला रीजन ट्रीटी ऑफ वर्साई, सेकंड रीजन द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। अब तीसरा मुद्दा आता है, वो है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। अपीजमेंट अगर मैं आपको थोड़ा बहुत लेके जाना चाहूँगा तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड अपीजमेंट। अपीजमेंट किसे कहते हैं? अपीजमेंट मतलब है इग्नोरिंग द रॉन्ग्स विच आर बीइंग कमिटेड बाय द अदर पर्सन। अगर कोई इंसान कुछ गलत कर रहा हो उसको आप इग्नोर करके उसको है ना पालने पोसने की बात करते हो, उसको ही अपीजमेंट कहते हैं। बेसिकली ब्रिटेन और फ्रांस ने भी यही अपीजमेंट किया। हिटलर और मुसोलिनी थ्रू आउट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इतनी कर रहे थे, बट हिटलर और मुसोलिनी की जितने भी एक्शंस थे उसको रोका नहीं है। द रीजन बिहाइंड दैट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जेन्युइन ग्रीवेंसेस शुड बी अप्रिशिएटेड। बोले अगर आपको किसी के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम्स है और वो कोई उसको उठाने की कोशिश कर रहा है तो उसको आपको समझना पड़ेगा, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ है वैसा नहीं कर सकते। हेंस मंचूरियाज ऑक्यूपेशन बाय जापान, Italy's occupation by Ethiopia's occupation by Italy, and the German rearmament and the Rhineland capture was ignored। तो ये चीज़ें जब चलती रही तो यही चीज़ों को हिटलर ने सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया और हिटलर की हिम्मत खुल गई। बोले ये लोग तो कुछ बोलने ही वाले नहीं हैं, और हिटलर को जब रोका तब बहुत लेट हो चुका था, और लेटर ऑन हिटलर इन लोग को खा जाता है। ओके, सो विल ट्राई टू सी। अब ये अपीसमेंट बेसिकली 1920 से लेके इनफैक्ट
1924 ऑनवर्ड से आपको देखने को मिलता रहेगा, 1939 तक रहा। 1937 में ब्रिटेन के अंदर नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं जिनका नाम था चैम्बरलिन, नेविल चैम्बरलिन। ये नेविल चैम्बरलिन बताते हैं कि इफ जेन्युइन डिमांड्स ऑफ हिटलर कुड बी अंडरस्टूड देन वॉर विल नॉट टेक प्लेस। और कोई भी इंसान यूरोप के अंदर उस टाइम के अंदर वॉर की जब बात होती थी ना तो थरथर जाता था, बोले युद्ध नहीं चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ख़त्म हुई अभी हार्डली 15 साल 20 साल हुए हैं और सब लोग की हालत ख़राब थी, कोई भी बन नहीं पाया था, कोई भी किसी का विकास नहीं हुआ था। और इसके लिए नेविल चैम्बरलिन हिटलर को पर्सनली मिलता था, बोले भाई साहब क्या प्रॉब्लम है आपको ट्रीटी ऑफ वर्साई से प्रॉब्लम है, आपको इससे प्रॉब्लम है, लाओ मैं सॉल्व करा देता हूँ। तो जब हिटलर ने सुडेटनलैंड की बात की तो नेविल चैम्बरलिन पर्सनली म्यूनिक जाता है, बोले चलो 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 आपको सुडेटनलैंड वापस चाहिए, ट्रीटी ऑफ वर्साई ने ले लिया था आपसे, आपको वो भी दिया, युद्ध मत करिएगा। अब मुद्दा ये आता है कि ही स्टार्ट्स मीटिंग हिटलर पर्सनली, बट व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड अपीसमेंट? ऐसा क्या हो गया था कि यहाँ पे अपीसमेंट इतना कर रहा था ब्रिटेन, और ब्रिटेन का जो पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर था चैम्बरलिन, ऐसा क्या कारण हो गए थे अपीसमेंट के? आपको क्या लगता है कि व्हाट विल बी द रीजंस बिहाइंड द अपीसमेंट? यू विल सी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन इट टुक प्लेस मोर देन 1 करोड़ पीपल डाइड, और इतना लार्ज डिस्ट्रक्शन हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आउटकम में अंदर मैंने आपको पढ़ाया भी सही, लोग एक ही चीज़ बोल रहे थे कि भाई तौबा तौबा हो गई है कि युद्ध नहीं चाहिए, सो अवॉइड वॉर एट एनी कॉस्ट। मैंने बताया ना, एक किताब आई थी क्राइसिस ऑफ द डिके ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन, बोले तबाह हो गया है यूरोपियन सिविलाइजेशन। सो देयर वाज ओनली वन थिंग इन माइंड दैट यू शुड अवॉइड वॉर एट एनी कॉस्ट, बोले युद्ध को अवॉइड करो, बाय हुक और बाय क्रुक यू शुड अवॉइड वॉर एट एनी कॉस्ट। तो इसके कारण यहाँ पे ये इतनी सारी चीज़ें हुई। सेकेंडली, बहुत सारे लोगों को रियलाइज हो रहा था, दे वर रियलाइजिंग द रॉन्ग्स विच वर कमिटेड बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साई। बोले ये जो वर्साई की जो ट्रीटी है उसमें बहुत गलतियां हो गई, और इसके कारण चैम्बरलिन से लेके जो भी इंसान बोल रहा था वो बताता रहता था कि यहाँ पे जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस है उसको आपको मानना पड़ेगा, आपको उसको दरकिनार नहीं कर सकते। हेंस द वायलेशंस ऑफ द ट्रीटी वर नॉट टेकन सीरियसली। सो यू विल सी कि यहाँ पे ये ब्रिटेन को लग रहा था कि ये वर्साई के अंदर जो ट्रीटी हुई वो बहुत ही गलत हो गई थी, कुछ ज़्यादा ही हार्श हो गई थी। तो ब्रिटेन को लग रहा था कि ये इतनी हार्श नहीं होनी चाहिए ट्रीटीज़, और इसके कारण ब्रिटेन यहाँ पे थोड़ा बहुत हिटलर जो जो कर रहा था उसको इग्नोर करता रहा। इसके साथ साथ आपको जानकारी मिलती है कि ब्रिटेन का खुद का एक पर्सनल सेल्फिश इंटरेस्ट भी था। ब्रिटेन बेसिकली उस टाइम के अंदर पोस्ट वॉर इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर जा रहा था, और आपको जानकारी होगी कि ब्रिटेन इज एन इंपीरियल कंट्री, and being an imperial country it needs market, it needs raw material, it needs resources, और जर्मनी used to be one of the biggest markets of British goods post war as well, क्योंकि वाइमार गवर्नमेंट और वो सब आ गई थी वहाँ पे, तो they used to purchase from Britain, and Germany used to be a big market for the British good, and the Britain did not wanted to upset Germany। मतलब कुछ भी हो जाए हमको जर्मनी को अपसेट नहीं करना, उनको ये भी पता था, बोले जर्मनी बड़ा होगा और बड़ा होगा, और आज मैं जर्मनी का कॉलर पकड़ूंगा तो कल उठ के जर्मनी जब बड़ा इंसान बन जाएगा तो मेरा कॉलर पकड़ के मुझे चाटा भी मार सकता है। सो ब्रिटेन हैड इट्स ओन सेल्फिश इंटरेस्ट, एंड व्हेन द ब्रिटिश सेल्फिश इंटरेस्ट ओवरशैडोड द हिटलर्स एक्शन, तो यहाँ पे आपको ये अपीजमेंट देखने को मिलता रहता है। So you will see that due to this economic crisis, due to the Hitler's role, due to the genuine feeling that the war must be avoided at any cost, as well as इसके कारण ही यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है कि ये लोग अपीजमेंट कर रहे थे और थोड़ा बहुत हिटलर जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा था उसको इग्नोर करते रहे। चौथा एक कारण अपीजमेंट का बोला जाता है वो है कम्युनिज्म। पोस्ट 1919 और 1917 के बाद मैंने आपको बताया कि रशिया के अंदर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हो चुका था, और ये कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन और ये कम्युनिज्म करके जो विचारधारा है वो थ्रू आउट यूरोप के अंदर बढ़ रही है। इट वॉज प्रोलिफरेटिंग, एंड हिटलर एंड मुसोलिनी बोथ वर एंटी कम्युनिस्ट। सो व्हेन इन 1930s एंड 1930s 1920s जब इनका ग्रोथ हो रहा था, 1930s के बाद 1934, 35, 36, 37, 38, 39 तक आते आते आपको जानकारी मिलती है कि हिटलर एक ही चीज़ बताता था, बोले कम्युनिज्म इज माय बिगेस्ट एनिमी, और ब्रिटेन और फ्रांस को भी कम्युनिज्म से तो डर लगता था। तो जब हिटलर और मुसोलिनी ये सब जब काम कर रहे थे तो ब्रिटेन और फ्रांस खुश हो रहे थे, बोले कोई बात नहीं बेटा करो, तुम थोड़ा बहुत गलत कर रहे हो हम आँख बंद कर देंगे, we are ready to ignore your actions as far as you are defeating the communism and the communist cause,
है ना, कि एक तीर से दो निशान मारने की कोशिश की ब्रिटेन ने। एक साइड के ऊपर हिटलर को खुश कर दिया, दूसरी साइड के ऊपर हिटलर खुद ब्रिटेन का काम करके दे रहा था, क्योंकि ब्रिटेन नहीं चाहता था कि ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उसके घर तक आ जाए। क्योंकि कम्युनिज्म आएगा, डेमोक्रेसी जाएगी, कैपिटलिस्ट फोर्सेस सब खत्म हो जाएंगे एक झटके में, क्योंकि बैकडोर से आता है कम्युनिज्म, फ्रंट डोर से नहीं आता है। बहुत रेयर केस के अंदर देखने को मिलेगा कि कम्युनिज्म ऑफिशियल इलेक्शन के रूट और डेमोक्रेटिक रूट से आएगा, नहीं आता है, जनरली क्रांति के रास्ते से ही आएगा। सो यू विल सी कि ये जो कम्युनिज्म था, हिटलर यहाँ पे उसको डिफीट कर रहा था, और ब्रिटेन और फ्रांस इसके लिए भी थोड़ा बहुत चुप बैठे कि कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग कर सकते। इसके साथ साथ नो कंट्री वॉज रेडी फॉर दी वॉर। लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, हमने ऑलरेडी देख लिया, फिर भी कोई भी कंट्री वॉर नहीं चाहता था। और वॉर नहीं चाहते थे तो क्या करोगे, बोले यू हैव टू कीप क्वाइट, चुपचाप बैठे रहो, हिटलर जो कर रहा है वो देखते रहो, युद्ध मत करिएगा। एंड इन दिस कंडीशन यू विल सी दैट द फ्रेंच पीपल who decided that the Germans are the number one enemy, उनकी भी अकल ठिकाने आ जाती है। फ्रांस के लोग जर्मनी को थोड़ा अलग थलग करने की कोशिश करेंगे आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जर्मनी के साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उसको अलग करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ ज़्यादा होता नहीं है। अब हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, वो है फ्रेंच क्वेस्ट फॉर द स्टेप्स टेकन फॉर द अपीजमेंट। ऐसे कौन से स्टेप्स लिए गए। जैसे सबसे पहला स्टेप वो था डेविस प्लान। ये डेविस प्लान बेसिकली अमेरिका ने जर्मनी को लोन के फॉर्म में दिया था। बेसिकली अमेरिका यूरोप से पैसा मांग रहा था। मैंने बताया कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अमेरिका ने जो उधार दिया था, कर्ज जो पैसा दिया था, तो अमेरिका ने इनका कॉलर पकड़ लिया और वसूली भाई को भेज दिया वहाँ के, चलो भाई पैसा दो। यूरोप ने बताया कि भाई कुछ है नहीं हमारे पास, बोले हमने तो जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया है, अब जर्मनी जब हमको पैसा देगा तो हम आपको पैसा देंगे। तो अमेरिका गया जर्मनी के पास कि लाओ भाई पैसा दो, यूरोप वाले ने हमको आपके तरफ भेजा है। जर्मनी ने बोला कि भाई जो भी बचा कुछ है ले लो, कुछ है नहीं ऐसा, सर के ऊपर भी बाल भी चढ़ गए हैं। तो यूरोप भी कंफ्यूज, जर्मनी भी कंफ्यूज, अमेरिका भी कंफ्यूज। फाइनली यूरोपियंस अमेरिकन को कंक्लूड करते हैं, कन्विंस करते हैं कि एक काम करो, आप जर्मनी को लोन दे दो, जर्मनी उस लोन से अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगा, अपना विकास करेगा, और वो जब पैसा हमको वॉर गिल्ट क्लॉज की तरह देगा, वो जो 66 मिलियन का है, तो जैसे ही हमको वो पैसा आया तो वो पैसे से हम लोग क्या करेंगे, हम आपकी लोन को रिकवर करके वापस दे देंगे। बोले वाह व्हाट एन आइडिया सर जी। सो इसी को ही कहा जाता है डेविस प्लान। ओके, तो याद रखिएगा डेविस प्लान 1924 द जर्मन वर पेड 2.5 बिलियन इन लोन फ्रॉम अमेरिकन्स। उसके साथ साथ जर्मनी ने 2.5 बिलियन से क्या किया, $2 बिलियन किसको दे दिए, यूरोप को। किस तरह के फॉर्म में कि भाई ये हमारा वॉर गिल्ट का जो क्लॉज है, हमने जो युद्ध किया है वो हम वापस दे रहे हैं। और वो 2.2 बिलियन को यूरोप ने कन्वर्ट करके $2.6 बिलियन का वॉर का डेप्ट पेमेंट कर दिया। ओके, तो इस तरह के साइकिल घुमा। बट इस तरह का फाइनेंशियल सिस्टम से क्या हुआ, अमेरिका का इमरजेंस होता है। दूसरा एक पैक्ट होता है लोकार्नो पैक्ट। लोकार्नो स्विट्जरलैंड के अंदर जगह है, अगर आपको मौका मिले तो घूम के आइएगा स्विट्जरलैंड के अंदर। ये लोकार्नो पैक्ट के थ्रू बेसिकली जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस के अंदर अलाउ किया जाता है। मैंने आपको बताया कि आफ्टर 1925-26 लोकार्नो पैक्ट होता है। एंड दिस वाज आल्सो द एग्जांपल कि जर्मनी वाज कमिंग टू नॉर्मलसी। और ये भी एक जर्मन अपीजमेंट के तौर के ऊपर ही देखा गया ब्रिटेन के द्वारा, क्योंकि ब्रिटेन चाहता था साथों साथ यहाँ पे जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम के साथ अपनी जो बाउंड्रीज है उसको भी मैनेज करने के लिए उसने बोला। ये चीज़ भी कम नहीं होती। और 1929 के अंदर एक और प्लान आता है जिसके कहते हैं हम लोग यंग प्लान। ये यंग प्लान के तहत फाइनली डिसाइड किया जाता है कि जर्मनी को जो इनिशियली 6600 मिलियन पाउंड्स जो वॉर गिल्ट क्लॉज के थ्रू उसको रिपेरेशंस बोला गया था, उतना उसको कम करके कितना कर दिया गया, 2200 मिलियन पाउंड। बोले वरना 6600 मिलियन पाउंड होता तो जर्मनी आज 2016 में भी पैसा देता होता, बट ये कम कर दिया। इसके लिए जर्मनी ने अल्टीमेटली उसको कम करा के दिया था। तो ये भी एक अपीजमेंट का क्लॉज था। क्यों? क्योंकि जेन्युइन ग्रीवेंसेस शुड नॉट बी इग्नोर्ड, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये चीज़ कंटिन्यू रहती रहे। और ये कंटिन्यूएशन के थ्रू में आपको जानकारी मिलती है कि हिटलर राइनलैंड नाम का जो एरिया है उसको रीमिलिटराइज करता है। हिटलर कॉन्स्क्रिप्शन को भी रीइंट्रोड्यूस करता है। हिटलर जर्मनी की आर्मी थी
उसकी स्ट्रेंथ 1 लाख से बढ़ा के कितना कर देता है 5.5 लाख। बट फिर भी ये लोग नहीं बोलते, बोले कोई बात नहीं, करते रहो, मुन्ना करता रहेगा। 1935 के अंदर यहाँ पे एंग्लो जर्मन पैक्ट होता है। ये एंग्लो जर्मन पैक्ट के थ्रू मैंने आपको बताया दैट ब्रिटेन एग्रीड टू अलाउ द जर्मन नेवी टू ग्रो इन साइज अप टू 35% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश नेवी। मतलब अगर 100 यहाँ पे ब्रिटेन के पास शिप है तो 33 से 35 शिप्स किसके पास रहेगी, जर्मनी के पास। तो पहले जर्मनी के पास कितनी हुआ करती थी, ओनली 6 नेवल शिप्स वर देयर। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन को डर लगता था कि हिटलर कहीं बड़ा हो गया। सेकेंडली यहाँ पे जर्मनी एक बड़ा मार्केट हुआ करता था, इसके लिए भी ब्रिटेन ने ये पैक्ट किया। दूसरा एक स्टेप अपीसमेंट का आपको अगर लिखना हो तो लिख सकते हो कि जापान ने इटली को इन्वेड किया, मंचूरिया को इन्वेड किया, और इटली ने इथोपिया को इन्वेड किया। हमने देखा ही 1931 एंड 1935 दोनों के अंदर, तो ये भी अपीसमेंट का एक स्टेप है। यू विल ऑल्सो सी कि 1938 के अंदर जो म्यूनिक पैक्ट हुआ, ये म्यूनिक पैक्ट बेसिकली ब्रिटेन की अध्यक्षता के अंदर होता है। और उसके बाद जब सुडेटनलैंड को यहाँ पे हिटलर ने ले लिया, उसके थोड़े समय के बाद हिटलर पूरा का पूरा जेकोस्लोवाकिया को भी अपने अंदर कंट्रोल में ले लेगा। ओके, सो 4 powers reach a peace agreement, Germans to enter Sudeten area tomorrow and will complete occupation in 10 days। अल्टीमेटली ये न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूज़ हुआ करते थे और बेसिकली ब्रिटेन की लीडरशिप के अंदर ये चीज़ चलती रही। फाइनली ऑन 1 सितंबर 1939 हिटलर इन्वेड्स पोलैंड, और ये इन्वेजन के बाद ही आपको जानकारी मिलती है कि युद्ध शुरू हो जाता है। चौथा कारण अब हम लोग देख लेते हैं, वो है इंपीरियलिज्म एंड एक्सट्रीम नेशनलिज्म। मैंने बताया कि दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमेशा इकोनॉमिक कंपटीशन की तरफ लेके जाएगा कि आर्थिक रूप से आप एक दूसरे के साथ compete करना शुरू कर दोगे। इन ड्यू टू दिस इकोनॉमिक कंपटीशन हर एक कंट्रीज़ के अंदर एक्सट्रीम नेशनलिज्म जन्मता है। इटली के अंदर फासिज्म आया, जर्मनी के अंदर नासिज्म आया, जापान के अंदर मिलिट्रिज्म आया। यहाँ पे मेइजी डायनेस्टी रूल किया करती थी, और ये मेइजी डायनेस्टी ने भी जापान को 1870s ऑनवर्ड्स उसको काफ़ी बिल्ड किया, 1860s ऑनवर्ड्स आप लिख सकते हो। एंड दिस इकोनॉमिक नेशनलिज्म ट्रायम्फ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930s का जो टाइम था पूरी दुनिया के अंदर था, और उस टाइम के अंदर आर्थिक रूप से यहाँ पे राष्ट्रवाद मजबूत हो गया था। एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे इतना इकोनॉमिक कंपटीशन था, और इसके कारण एक्सट्रीम नेशनलिज्म की तरफ चला गया। साथों साथ साम्राज्यवाद तो था ही, हिटलर का खुद का साम्राज्य भी था, उसको भी बनाना था, थर्ड रीच बनाना था। ये भी आपके पीछे वर्ल्ड के कारण बनता रहता है। एंड अल्टीमेटली द फंडामेंटल रीजन एंड द फिफ्थ कॉज was the creation of the Rome, Berlin and Axis Tokyo axis, division of the world into 2 military blocks। जैसा ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हुआ था, उसी का वैसा ही चीज़ यहाँ पे आपको 1939 के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो ट्राइपेरियट एग्रीमेंट था वो किसका था, रोम, बर्लिन एंड टोक्यो। एक साइड के ऊपर ब्रिटेन और फ्रांस था, लेटर ऑन अमेरिका भी इसके अंदर जंप कर देगा, और फाइनली आपका वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा।